Hello aspirants, here I am discussing the Indian Express of 8 July in English and Hindi both. जो आज का सबसे पहला न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट भी है। दिल्ली मैंगोज फेस्टिवल मेक्स कम बैक आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद जो है वो दिल्ली में मैंगो फेस्टिवल्स का आयोजन किया गया है, जिसमें आमतौर पर जाने जाने वाले लंगड़ा, चौसा और दशहरी से लेकर अनारकली, सेंसेशन और टॉमी एक्सीजन के नाम से जाने जाने वाले आम प्रेमियों के पास अपने पसंदीदा फलों की एक बहुत ज़्यादा नमूना होगा इसमें। शुक्रवार को 3 साल के बाद ये जो फेस्टिवल है वो शुरू किया गया, जो दिल्ली के पर्यटन मंत्री आतिशी महोत्सव का उद्घाटन किए हैं और जो इस साल का अपना 32वां संस्करण माना जा रहा है। 3 दिवसीय उत्सव। अधिकारियों ने कहा कि जनकपुरी के दिल्ली हाट में 500 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। आतिशी ने कहा कि ये महोत्सव शहर के पर्यटन को बढ़ावा देने, जनता को आम की विभिन्न किस्मों से परिचित कराने, छोटे और बड़े पैमाने के आम उत्पादों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने और किसानों को विभिन्न प्रकार के आम के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना की एक अनूठी पहल है। आम की किस्से हम अपने समय में कई आम के बगीचे देखे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में बड़े होने वाले बच्चे इन अनुभवों से चूक सकते हैं। यह अनूठी पहल प्रदान करेगी। उन्हें आमों के बागों से लेकर प्लेटों तक के सफ़र का अनुभव करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, अधिकारी के अनुसार त्यौहार में विभिन्न आकार और आकृतियों के आम शामिल होते हैं, जिसमें अंगूर के आकार के आम से लेकर पपीते के आकार के आम तक शामिल है। उन्होंने बताया कि आम पूरे देश से लाए गए हैं और इसमें फजली, रटौल, रामकेला, हुसनैरा, केसर, मल्लिका और अमरपाली जैसी किस्में शामिल है। महोत्सव 9 जुलाई तक चलेगा और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक होने वाले महोत्सव में कोई प्रवेश शुल्क नहीं होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जनकपुरी में आप लोग भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। हालांकि इतना खास न्यूज़ नहीं था, बट 3 साल के बाद ये फेस्टिवल शुरू किया गया है। सो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो कि पेज नंबर 14 पे है। द रुपी चैलेंज्ड द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी विल हैव एडवांटेज द इंडियन इकोनॉमी बट ए काउजेशन अप्रोच इज कॉल्ड फॉर। मतलब कि रुपए की चुनौती के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, लेकिन सतर्क रुख अपनाने की जरूरत है। भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक 9 विभागीय समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट रूस यूक्रेन युद्ध, उसके बाद लगाए गए प्रतिबंधों और वित्तीय प्रणाली के हथियारीकरण की पृष्ठभूमि में आई है, जिसके कारण डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर आशंका पैदा हो गई है, जिससे विविधीकरण की मांग उठने लगी है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इसकी मुद्रा के अधिक उपयोग से लाभ कई गुना है। एक के लिए यह भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक्सचेंज रेट जोखिम को कम करता है, जबकि अमेरिका डॉलर की मांग को कम करता है। यह बाहरी कमजोरियों को प्रतिबंधित करने के लिए विदेशी मुद्रा युद्धक संदूधक को बनाए रखने की आवश्यकता को भी कम करता है और दूसरों के बीच अर्थव्यवस्था को पूंजी प्रवाह को अचानक रुकने और उलटने के जोखिम में कम बनाता है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कई उपयोगी का विवरण दिया गया है। अल्पकालिक उपयोगों में व्यापार व्यवस्था से निपटने के लिए चालान निपटान और रुपए और स्थानीय मुद्राओं में भुगतान के लिए एक समान दृष्टिकोण स्थापित करना, निर्यातकों को व्यापार निपटान के लिए भारतीय मुद्राओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने का शामिल है। निर्बाध सीमा पर लेन देन, अधिक मध्य अवधि के उपयोग में भारत और अन्य वित्तीय केंद्रों की कर व्यवस्थाओं को सिंक्रोनाइज करना और देश के बाहर रुपए में बैंकिंग सेवाओं की अनुमति देना शामिल है। जबकि लंबी अवधि में उद्देश्य IMF के SDR विशेष ड्राइंग में रुपए को शामिल करना हो सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय का मार्ग चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार भले ही केंद्रीय बैंक ने पिछले साल जुलाई में बैंकों को 18 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपए में निपटाने की अनुमति दी थी, लेकिन अब तक इस सुविधा के लिए बहुत कम आकर्षण है। उदाहरण के लिए रूस कथित तौर पर लेन देन के माध्यम के रूप में युवान या देहरम को प्राथमिकता देता है। भले ही देश से तेल आयात में तेज वृद्धि हुई है। कुछ महीने पहले रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस वेलेंटानोविच मंटूरोव ने कहा था कि भारत से आयात में कमी के कारण रुपए का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीयकरण की खोज में रुपए में लेन देन के लिए अधिक बाधा रहित स्वतंत्रता प्रदान करना शामिल होगा। इसके अलावा वित्तीय और विदेश मुद्राओं बाजार की गहराई और चौड़ाई, उसमें घर्षण की सीमा भी मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की गति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे अन्य देशों के साथ इसका व्यापार संबंध मजबूत होते जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुपए के उपयोग के लिए अधिक जगह बनेगी, लेकिन सतर्क रुख अपनाने की जरूरत है। इस आर्टिकल में बस नेक्स्ट न्यूज़ भी इसी पेज पे, पेज नंबर 14। इसमें रिवर अबैंडोनेड, मतलब कि नदियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। सरकार की तरफ से नदियों पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। खासकर ये दिल्ली के यमुना नदी के बारे में ये बात कर रहे हैं ऑथर। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में यमुना की सफाई में बहुत कम प्रगति दिखाई गई है। शहर में अधिकारियों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। ये दिल्ली के उपराज्यपाल को राजधानी में यमुना पूर्ण जीवन के तरीके खोजने के लिए कह रहे हैं। 6 महीने बाद दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत एक स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि नदी के प्रदूषण स्तर में शायद ही कोई कमी आई है। इसमें उन समस्याओं को सूचीबद्ध किया गया है जो लंबे समय से ज्ञात हैं। शहर के सीवेज उपचार संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं और अनौपचारिक या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज नदी में प्रवाहित होता है। बड़ी संख्या में गरीबों की आबादी वाले इलाके पाइपों के नेटवर्क से कवर नहीं हैं, जो सीवर को उपचार संयंत्रों तक ले जाते हैं। नतीजतन राजधानी में इसके अधिकांश हिस्से में नदी का पानी नहाने की गुणवत्ता के लायक नहीं है। इन समस्याओं के समाधान के लिए NGT द्वारा निर्धारित 6 महीनों की समय सीमा शायद अवास्तविक थी, लेकिन पिछले 2 दशक में यमुना की सफाई पर गोलपोस्ट को कई बार स्थानांतरित किया गया है।
दिल्ली सरकार को अपना कार्य ठीक से करना चाहिए, ऑथर ये कह रहे हैं। स्थिति रिपोर्ट कुछ और अनधिकृत कॉलोनियों और जेजे क्लस्टरों तक सीवरेज नेटवर्क के विस्तार की ओर इशारा करती है। हालांकि तथ्य यह है कि प्रतिदिन 245 मिलियन गैलन सीवेज अनौपचारिक छोड़ दिए जाते हैं। यह दर्शाता है कि इस विस्तार से यमुना के प्रदूषण स्तर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। सभी खातों के अनुसार एनजीटी के हस्तक्षेप से पहले लगभग 250 एमजीडी को नदी में फेंक दिया गया था। 15 साल से भी पहले शुरू की गई एक इंस्पेक्टर ड्रोन परियोजना कई समय सीमाओं से चूक गई है। परियोजना के पीछे विचार यह था कि नई लाइनों का एक विशाल नेटवर्क बिछाने के बजाय दिल्ली के 3 बड़े नालों से निकलने वाले सीवेज को रोकने के लिए इंस्पेक्टर सीवेज बिछाए जाएंगे, इंटरसेप्टर सीवेज बिछाए जाएंगे, जो शहर को अधिकांश गंदगी को ले जाते हैं और इसे यमुना में डालते हैं। हालांकि जब से इस परियोजना की कल्पना की गई, शहर के सीवरेज नेटवर्क के बाहर कॉलोनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि इंटरसेप्टर ड्रोन परियोजना की योजना दिल्ली की बढ़ती आबादी के राजधानी के अपशिष्ट निपटान पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी, क्योंकि शहर में विभिन्न प्राधिकरण, डीडीएमयू और प्रदूषण नियंत्रक एजेंसियों शायद ही कभी तालमेल बिठाकर काम करें। और दिल्ली सरकार और शहर के एलजी के बीच लगातार टकराव के कई नुकसान में से एक यह यमुना की सफाई का भी मामला है। 1 जनवरी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया। दिल्ली का विस्तार नदी की लंबाई केवल 2% है, लेकिन यमुना के प्रदूषण का 70% से अधिक बोझ राजधानी में उत्पन्न होता है। इसीलिए दिल्ली में नदी को बहाल करना इसके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से सितंबर तक दूसरी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। समाधान लंबे समय से ज्ञात है, अब समय आ गया है कि इन्हें लागू किया जाए। ये जो ऑथर है, ये यमुना के बारे में पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। उसका नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो पेज नंबर 15 पे है, जिसको मेनका गुरुस्वामी ने लिखा है। ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के बदलाव के बारे में कुछ कहा है। जैसे कि 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद से यूनाइटेड किंगडम में बहुत कुछ बदल गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समग्र ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यूके की कार्य यात्रा से पता चलता है कि एक देश में उच्च मुद्रास्फीति, खचाखच भरी दुकानें और रेस्तरां के श्रमिक की भारी कमी है। 27 जून की सुबह एक प्रमुख अखबार के पहले पन्ने की मुख्य खबर पढ़कर ये आश्चर्यचकित रह गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने के पक्ष में मतदान किया था। वे अपने वेतन में भारी कटौती को उलटने के लिए 50 वर्षों में पहली बार वेतन को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। इससे ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवा काफ़ी खराब हो जाएगी। यह देखते हुए कि ब्रेक्सिट के बाद पहले से ही डॉक्टर की कमी थी, 4000 से अधिक यूरोपीय डॉक्टर ने NHS छोड़ दिया है। अगस्त 2022 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में माइग्रेन ऑब्जर्वेटरी बताती है कि आतिथ्य, परिवहन और भंडारण जैसे क्षेत्रों में जो यूरोपीय संघ के श्रमिक पर बहुत अधिक निर्भर हैं, श्रमिकों की भारी कमी है। उन्होंने यह भी नोट किया कि कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों में नियोक्ता यूरोपीय संघ से गैर यूरोपीय संघ के श्रमिक पर स्विच करने में सक्षम है, लेकिन अधिकांश कम वेतन वाले उद्योग में अप्रवासन प्रणाली उन्हें ऐसे करने की अनुमति नहीं देती है। यूके से यूरोपीय संघ तक श्रमिकों की मुक्त आवाजाही 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गई। औपचारिक अनुमान 3,30,000 श्रमिकों की कमी का संकेत देते हैं। यह अच्छी खबर से बताया गया है कि ब्रेक्सिट और यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद से ब्रिटेन को मंदी और जीवन यापन की लागत के संकट का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई 40 साल के उत्तम स्तर पर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने कहा है कि ब्रिटेन के नौकरी बाजारों में छेद मुद्रास्फीति की समस्या को बढ़ा सकता है। ब्रिटेन में इस सामान्य संकट के बीच 29 जून 2023 को अपील न्यायालय से एक महत्वपूर्ण निर्णय आया। सीरिया, इराक, ईरान, वियतनाम, सूडान और अल्बानिया के 10 व्यक्तिगत शरण चाहने वाले और एक चैरिटी शरण सहायता किए गए। अदालत शरण चाहने वाले छोटी नाव में फ्रांस से इंग्लिश चैनलों पार करके अनियमित रूप से ब्रिटेन पहुंचे थे। अप्रैल 2022 में कंजर्वेटिव सरकार ने कुछ शरण चाहने वाले को बीबीसी के अनुसार रवांडा के लिए एक तरफा टिकट पर भेजने की नीति पेश की। अनिवार्य रूप से यूके और रवांडा की सरकार ने 14 अप्रैल 2022 को एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया कि रवांडा और यूके में आव्रजन कानून के तहत सुरक्षित तीसरा देश माना जाएगा। शरण और आव्रजन दावेदारों का उपचार अधिनियम 2004 की अनुसूची 3 सरकार को अनुमति देती है, जब तक उसे विशेष देशों को सुरक्षित के रूप में नामित करने के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त होता है। इसीलिए इस नई नीति के तहत ब्रिटेन में अनियमित रूप से प्रवेश करने वाले कुछ लोग को 6500 किलोमीटर दूर रवांडा भेजा जाएगा, जहां उनके शरण दावे से निपटा जाएगा। अपीलकर्ता समान रूप से रवांडा नीति की वैधता और 10 व्यक्तिगत मामलों की विशिष्टताओं दोनों की चुनौतियां दे रहे थे। यह 10 विशिष्ट मामलों में से एक प्रत्येक में अपनी जाने वाली कानूनी प्रक्रिया है। उच्च न्यायालय और अपील न्यायालय दोनों के समक्ष दूसरा केंद्रीय मुद्दा यह था कि क्या रवांडा में शरण प्रणाली विश्वसनीय परिणाम देने में सक्षम थी। मामले पर पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष बहस की गई, जिसमें समान रवांडा नीति और व्यक्तिगत मामलों दोनों ही चुनौतियों पर विचार किया गया। हालांकि इसने समान नीति को चुनौती देने से इनकार कर दिया गया, लेकिन यह पाया गया कि 10 विशिष्ट मामलों में रवांडा को निष्कासन प्रक्रियात्मक अनुचितता के आधार पर किया गया था। सरकार ने व्यक्तिगत 10 विशिष्ट मामलों पर अदालत के निष्कर्षों के खिलाफ अपील नहीं की। इसका श्रेय यूके सरकार के मुकदमेबाजी पर्यवेक्षकों को जाता है। यह देखते हुए कि भारत में सरकारी विभाग लगभग हमेशा प्रतिकूल अदालती फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, भले ही कानून उनके खिलाफ हो।
अपील की अदालत में मास्टर ऑफ द रोल्स सर जियोफ्री वोश और लॉर्ड जस्टिस अंडरहिल को बहुमत का निर्णय यह है कि रवांडा में शरण प्रणाली में कमियां ऐसी है कि विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है। एक वास्तविक जोखिम यह है कि रवांडा भेजे गए व्यक्तियों को उनके गृह देशों में लौटा दिया जाए जहां उन्हें उत्पीड़न या अन्य अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा, जबकि वास्तव में उनके पास शरण के लिए अच्छा दावा है। उस अर्थ में रवांडा सुरक्षित तीसरा देश नहीं है। यह निष्कर्ष उन साक्ष्यों पर आधारित है जो उच्च न्यायालय के समक्ष की रवांडा समझौता के समापन तक की अवधि में शरण दावों पर निर्णय लेने की रवांडा प्रणाली अपर्याप्त थी। न्यायालय यह स्वीकार करने में एक मत है कि रवांडा सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन अच्छे विश्वास में दिए गए थे और इसका उद्देश्य इसकी शरण प्रक्रियाओं में किसी भी दोष को दूर करना था। हालांकि बहुमत का मानना है कि सबूत यह स्थापित नहीं करते कि आवश्यक परिवर्तन तब तक विश्वसनीय रूप से प्रभावित हो चुके थे या प्रस्तावित निष्कासन के समय हो चुके होंगे। परिणाम स्वरूप किसी को भी रवांडा भेजना मानव अधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन होगा, जिसके साथ सांसद की आवश्यकता है कि सरकार को इसका अनुपालन करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके निर्णय में रवांडा नीति के राजनीतिक गुणों का अन्यथा के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं होगा। न्यायालय का कहना है कि ये पूरी तरह से सरकार का मामला है। न्यायालय की एकमात्र चिंता यह है कि क्या नीति संसद द्वारा निर्धारित कानून का अनुपालन करती है। जैसे जैसे गिरावट की ओर बढ़ रही राजधानी लंदन में घूम रहा था, मैंने प्रवासियों के प्रति शत्रुताओं पर विचार किया, जिसके कारण ब्रेक्सिट हुआ और बाद में कठोर अप्रवासन नीति लागू हुई। इस तरह की कठोर से यह निवारक सबक शामिल है कि यदि आप अनियमित रूप से देश में प्रवेश करते हैं तो आपको अपने शरण दावे पर निर्णय लेने के लिए 6500 किलोमीटर दूर सुदूर देश में भेजना जा सकता है। मतदाताओं को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वे किसे वोट दें। किसी देश को बंद करने के लिए वोट का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए विश्व में जो कुछ भी अच्छा है उसे पटरी से उतारना हो सकता है। जहां लोग वाणिज्य और विचार सीमाओं को पार जाते हैं, हमारा अंत संबंध से ही हमारी पारस्परिक समृद्धि है। ये जो लेखक है ये बताना चाह रहे थे कि जिसको हम लोग वोट दे रहे हैं, जिसको हम लोग सत्ता में ला रहे हैं, वो किसी भी देश को बंद करने का या फिर कोई भी अपना ऑटोक्रेसी साबित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहीं पे है, एनएसए डोवाल मेट्स यूके काउंटर पार्ट्स रेज खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट। इस न्यूज़ में यह है कि वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले खालिस्तान समर्थक समूहों के पोस्टरों पर भारतीय द्वारा विदेशी सरकार को सख्त संदेश जारी करने के एक दिन बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को ब्रिटेन में चरमपंथी तत्वों द्वारा भारतीय अधिकारों को धमकी देने का मुद्दा उठाया। शुक्रवार को बताया कि दौरे पर आए ब्रिटिश एनएसए टीम बैरो के साथ उच्च आयोग से मिले। भारतीय पक्ष से एक सूत्र ने यह भी बात कही कि ब्रिटेन में चरमपंथी तत्वों द्वारा भारतीय उच्च आयोग के व्यक्तिगत अधिकारी को धमकी देने वालों का मुद्दा उठाया और ब्रिटेन सरकार ने इन तत्वों के खिलाफ निर्वासन या कानूनी मुकदमा चलाने जैसी कड़ी सार्वजनिक कार्रवाई करने का आग्रह किया। बैठक के बारे में दोनों पक्षों हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। लोकतंत्र में हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद का कोई औचित्य नहीं दिया जा सकता है। दोनों पक्ष आतंकवाद निरोध, आतंकवाद वित्त पोषण, आतंकवाद के उद्देश्यों के लिए इंटरनेट के उपयोग, अवैध दवाओं की तस्करी और कट्टरवाद विरोध पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए। बैरो भारत ब्रिटेन राजनीतिक वार्ता के लिए नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर है। उनके साथ यूके सरकार के वरिष्ठ अधिकारी का एक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है और उनके भारत में वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों से मिलने की उम्मीद है। एक दिन पहले विदेश मंत्रालय एमई ने कहा था कि हिंसा की वकालत करने वाले या नाम पर आतंकवाद को वैध बनाने वालों को जगह नहीं दी जानी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भारत एनए की पहचान करने वाला पोस्टर कमीशन स्वर पर ही है। बैठक के बारे में बताया जाता है कि डोभाल और बैरो ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे पर समिति चर्चा के लिए मुलाकात की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई जहां दोनों देशों ने अपनी करीबी राजनीतिक साझेदारी की पुष्टि की और सुरक्षा संबंधों को और बढ़ाने के लिए अधिकतम प्राथमिकता देने पर सहमति व्यक्त की। ये दोनों पक्ष महत्वपूर्ण और उभरता प्रौद्योगिकियों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए। दोनों एनएसए व्यापक द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर नियमित रूप से व्यापक चर्चाओं में लगे हुए हैं। वर्तमान यात्रा में उन्हें अपनी उच्च स्तरीय बातचीत जारी रखने का अवसर मिलेगा, जिसमें दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग की समीक्षा के साथ साथ प्रौद्योगिक सहयोग के लिए भविष्य के क्षेत्रों का पता लगाना भी शामिल होगा। इस न्यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो पेज नंबर 19 पे है, क्लस्टर मिलिटेंस। इसका मतलब है कि क्लस्टर युद्ध सामग्री, जो भी युद्ध की सामग्री है। फेलियर रेट इज़ नोन टू बी हाई, मीनिंग अनएक्सप्लोडेड राउंड्स कैन बी काउज अनइंटेंडेड सिविलियन डेथ। इस मतलब कि असफलता की दर ऊंची मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि बिना विस्फोट के गोलों से नागरिकों की अप्रत्याशित मृत्यु हो सकती है। फर्स्ट पैरा में डिस्कस करेंगे। इस फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ कि अमेरिका ने अपनी सेना को अग्रिम मोर्चे पर जमी रूसी सेनाओं को पीछे धकेलने में मदद करने के लिए यूक्रेन में क्लस्टर हथियारों भेजने का फैसला किया है। उम्मीद की जा रही है कि बाइडेन प्रशासन शुक्रवार को इस आशा की घोषणा करेगा। उसके बाद व्हाट आर द क्लस्टर, क्या क्या होंगे वो डिस्कस करते हैं। क्लस्टर युद्ध सामग्री एक बम है जो हवा में खुलता है और एक ही विस्तृत क्षेत्रों में छोटे बम छोड़ता है। बमों का एक समय में कई लक्ष्यों पर हमला करके टैंकों और उपकरणों के साथ साथ सैनिक को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। युद्ध सामग्री उन्हीं तोपखाने हथियारों द्वारा लॉन्च की जाती है जो अमेरिका और सहयोगी ने युद्ध के लिए यूक्रेन को पहले से ही प्रदान की है, जैसे हॉटीजर और क्लस्टर गोला बारूद का प्रकार, जिसे अमेरिका 2.35% करने की योजना बना रहा है।
एक सामान्य एक प्रश्न आधारित है कि एक सामान्य 155 मिलीमीटर सेल पर जो युद्ध के मैदान से में पहले से ही व्यापक रूप से उपयोग में है। इस पैरा को डिस्कस करेंगे। इस पैरा में ये लिखा है कि पिछले वर्षों में क्लस्टर युद्ध सामग्री की दर बहुत अधिक थी, जिसका मतलब था कि हजारों छोटे विस्फोट बम पीछे रह गए और दशकों के बाद भी लोग मारे गए और अपंग हो गए। अमेरिका ने आखिरी बार 2003 में इराक में लड़ाई में अपने क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया था और उनका उपयोग जारी नहीं रखने का फैसला किया, क्योंकि संघर्ष अधिक घनी नागरिक आबादी वाले शहरी वातावरण में स्थानांतरित हो गए हैं। ऑन थर्सडे गुरुवार को ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि अमेरिका रक्षा विभाग के पास युद्ध सामग्री के कई प्रकार हैं और कार्यकर्ता लेबनानी सैन्य अड्डे पर क्लस्टर बम का इकाई के बगल में खड़े हैं, जिन्हें हम उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं। उसके बाद अनएक्सप्लॉइटिंग रेट्स आर द हायर देन, और जो अनएक्सप्लॉइटेड रेट पुराने वेरिएंट्स हैं वो हायर हैं 2.3% से। इसके बाद है कि क्या इनका प्रयोग युद्ध अपराध है, क्या इसका यूज़ जो है वो वॉर क्राइम है। तो इस पैरा को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पैरा में ये लिखा है कि क्लस्टर बमों का उपयोग स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन नागरिकों के खिलाफ उनका उपयोग करना उल्लंघन हो सकता है। किसी भी हमले की तरह युद्ध अपराध का एक निर्धारण करने के लिए यह देखना आवश्यक है कि क्या लक्ष्य वैध था और क्या नागरिक हताहतों से बचने के लिए सावधानी बरती गई थी। नेक्स्ट जो पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ है, इसमें यह बताया गया कि क्लस्टर बमों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले एक सम्मेलन में 120 से अधिक देश शामिल हुए हैं, जो हथियारों का उपयोग, उत्पादन, स्थानांतरण या भंडारण नहीं करना और उपयोग के बाद उन्हें खाली करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका, रूस और यूक्रेन ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि इसी पेज पे है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ पेज नंबर 19 पे, चाइना स्लोइंग इकोनॉमी। इस न्यूज़ में संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जनरल एल ने शुक्रवार को अपनी बीजिंग यात्रा के पहले दिन चीन की अनुचित आर्थिक प्रथाओं की आलोचना करते हुए कहा कि वह हाल के महीनों में अमेरिका कंपनियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई से विशेष रूप से परेशान है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसा नहीं करता है। चीनी थोक अलगाव चाहते हैं, अर्थव्यवस्था और विविधता लाने और अलग करने का प्रयास अमेरिका नहीं करता। मई में G7 ने चीन के अलग हुए बिना जोखिम काम करने की सूक्ष्म प्रतिज्ञा ली थी। पिछले महीने चीन ने प्रधानमंत्री क्योंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिम देश कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जोखिम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का विखंडन हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में लागू हुआ एक नया चीनी कानून बीजिंग के नीति निर्माताओं को अमेरिका द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अक्टूबर 2022 में बिडेन प्रशासन चीनी कंपनियों की अमेरिका में निर्मित उन्नत माइक्रोचिप और संबंधित उपकरणों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए कदम की घोषणा की गई। इस सप्ताह की शुरुआत में जैसे ही उसका अपना कानून प्रभावी हुआ, बीजिंग ने गैलियम और जर्मेनियम, दो खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए, जो वैश्विक चिप निर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार शत्रुता का बढ़ना चीनी अर्थव्यवस्था में परेशानी के बढ़ते संकेतों के साथ मेल खाता है। जबकि अमेरिका की अपनी समस्या है, वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी आर्थिक वृद्धि की मजबूती नीति निर्माताओं और आश्चर्यचकित कर रही है। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। इसका की मैट्रिक्स को देखते हैं। 2022 में चीन की जीडीपी वृद्धि कई दशकों में पहली बार वैश्विक औसत से नीचे गिर गई। 2030 की शुरुआत में युआन डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। पिछले 3 हफ्तों में कई बाजारों में चीनी कंपनियों के शेयर की कमी में गिरावट आई है। जून में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने ब्याज दरों में 2 बार कटौती की। भले ही अर्थशास्त्रियों के और विश्लेषणों ने चीन के विकासपूर्ण अनुमान को कम कर दिया। जी मॉर्गन, यूबीएस, स्टैंडचार्ट और नेमुर ने चीन के विकास के दृष्टिकोण को 6% से घटाकर 5% के करीब कर दिया। चीन के राष्ट्रीय ब्यूरो का जो ये नंबर है, आंकड़े निर्मित दर्शाते हैं शहरी क्षेत्रों में युवा बेरोजगारी। यह मैट्रिक्स जो 16 से 24 आयु वर्ग के लोग के बीच बेरोजगारी को दिखाता है, समग्र बेरोजगार स्तर से 3 गुना अधिक है और तेजी से बढ़ रहा है। मई में यह लगभग 21% था, यानी 5 में से 1 चीनी युवा इसकी तलाश में है, काम करना और उसे पाने में असफल होना। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। सबसे पहले साल की शुरुआत में ऐसी उम्मीद थी कि चीन विकास की गति पकड़ना शुरू कर रहा है। यह वैश्विक विकास और एशियाई देशों में विकसित दोनों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन ऐसा लगता है कि मई में गति लड़खड़ा गया है। तीसरा जो है पॉइंट, ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि अचल संपत्तियों में निवेश की वृद्धि दर। अचल संपत्तियों में अधिक निवेश से पता चलता है कि कंपनियां भविष्य में विकास के प्रति आशावंत है। यह लड़खड़ाती विकास दर कमजोर अनिहित मांग का संकेत देती है और व्यवसाय तेजी से पीछे हट रहे हैं। 4% पर मई यहाँ की विकास दर एक साल में सबसे बड़ी कमी रही। चौथा पॉइंट है उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा बिक्री की वृद्धि दर। जैसे जैसे विश्व व्यापार लड़खड़ा रहा है, चीनी नीति निर्माता अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसी अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश कर रही है जो घरेलू उपभोक्ताओं पर अधिक से अधिक निर्भर है। यह डाटा सुझाव देते हैं कि मई में उपभोक्ता विकास दर लड़खड़ा रहे हैं। ये जितने भी डाटा ऊपर में देख रहे हैं, मई, अप्रैल, फरवरी, ये सारे ये दर्शाते हैं कि वीकनेस ऑफ डोमेस्टिक मेकर्स ऑफ ए वीकनेस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात की वृद्धि दर। निर्यात वृद्धि चीन के लिए विकास का पारंपरिक इंजन रही है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि निर्यात में कई मौकों पर गिरावट आई है। मार्च और अप्रैल में जो रिकवरी हुई वह मई में कायम नहीं रह सकी। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ इम्पोर्ट्स, आयात की वृद्धि दर। अधिकांश बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं मजबूत घरेलू मांग के साथ अधिक आयात करती हैं। यहाँ जैसे कि आंकड़ों से पता चलता है कि आयात अक्सर कम हुआ है, जो कमजोर घरेलू मांग का संकेत दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, पीएमआई।
विनिर्माण क्षेत्र व्यापक आर्थिक विकास की निगरानी करते समय पीएमआई प्रवृत्ति का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए किया जाता है। इसके अक्सर एक मजबूत भविष्यवक्ता के रूप में देखा जाता है और यह आगामी मंदी की चेतावनी दे सकता है। पीएमआई का 50% से ऊपर होना बताता है कि विनिर्माण अर्थव्यवस्था बेहतर है। विस्तार 50% से कम सिकुड़न को दर्शाता है। अब यह लगातार 2 महीने से नकारात्मक क्षेत्रों में है। दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? व्हाट लुक सजेस्ट चाइनीज अथॉरिटी जो है, चीनी अधिकारियों ने अब तक केवल ब्याज दरों में छेड़छाड़ की है, लेकिन ज़्यादातर विश्लेषणों का मानना है कि देश के अर्थव्यवस्था को राजकोषिक प्रोत्साहन की जरूरत है। दूसरे शब्दों में सरकार को आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए या तो अधिक खर्च करना होगा या करों में कटौती करनी होगी। समाचार एजेंसी के अनुसार सिन्हुआ समाचार एजेंसी, ये चाइना का एक न्यूज एजेंसी है, प्रधानमंत्री ली ने पर्यावरण पर एक संगठित आयोजित की गुरुवार को आर्थिक स्थिति, जहां वह फिर से कथित तौर पर कहा गया कि लक्षित और सामान्य नीतिगत उपाय पेश किए जाने चाहिए और स्थिर करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यबंदी किया जाए, विकास, रोजगार और सुरक्षा सुनिश्चित करे जोखिम के विरुद्ध। तो ये था चाइना स्लोइंग इकोनॉमिक। नेक्स्ट न्यूज जो है वो नेक्स्ट पेज पे, सॉरी इसी पेज पे, पेज नंबर 19 पे ही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इसी पेज नंबर पे, पेज नंबर 19। द ब्रेन ईटिंग अमोइबा दैट हैज़ किल्ड 8 टीनेजर्स इन केरला। केरला में एक 15 साल का लड़का अलापागझुका जिलों में एक दुर्लभ बीमारी से मौत हो गई। नेग्लेरिया फाउलेरिया या के कारण होने वाला संक्रमण। एक सप्ताह के बाद दिमाग खाने वाला अमीबा, तेज बुखार और उसकी हालत तेजी से बिगड़ना महत्वपूर्ण। किशोर नदी में नहाता था जो अमीबा का संबंधित स्रोत है। नेग्लेरिया फ्लोरिया क्या होता है? एकल कोशिक जीव जो केवल माइक्रोस्कोप से नीचे देखा जा सकता है और यह झीलों, नदियों और झरनों जैसे गर्म मीठे पानी में वातावरण में पाया जाता है। यह झीलों और नदियों में तलछट में बैक्टीरिया पर जीवित रहता है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में यह मनोरंजन पार्कों में, स्विमिंग पूल में और जल निकायों में भी पाया जा सकता है, खासकर यदि उनका रख रखाव खराब हो और अच्छी तरह से क्लोरिनेट ना हो। यह खारी स्थितियों में जीवित नहीं रह सकते हैं और इसलिए समुद्री जल में नहीं पाए जाते हैं। मनुष्यों में संक्रमण, इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स। अमीबा नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक जाता है और नदी या झील में गोता लगाने या कूदने से नाक में पानी आ जा सकता है। संक्रमण से गंभीर और आमतौर पर घातक मानसिक संक्रमण होता है, जिसे प्राथमिक अमीबा PAM के रूप में जाना जाता है, प्राइमरी अमीबा मेनिंजियोनोपैलिटिक्स। उसके बाद यद्यपि अमीबा अपने परिपक्व होने या ट्रेफोजोइक चरण में असुरक्षित होता है, एक सिस्ट के रूप में यह अपने परिवहन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है। ट्रोफोजोइट्स के विपरीत, जो है प्रतिसिंग द्वारा तेजी से नष्ट होने पर सिस्ट अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। पिछले दिसंबर में एक 50 वर्षीय दक्षिण कोरिया व्यक्ति और मार्च में फ्लोरिडा में एक व्यक्ति की संक्रमण के कारण मौत हो गई। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल नई दिल्ली में न्यूरोलॉजिस्ट के वरिष्ठ डॉक्टर PN रेंजन ने कहा कि कहा और ऐसी स्थिति भारत में दुर्लभ नहीं है। रोकथाम और उपचार, इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अपर्याप्त क्लोरीनीकरण वाले गर्म ताजे पानी से निकाय से बचना, नाक क्लिप का उपयोग करना और नाक की सफाई में अनुष्ठानों के लिए बांझ पानी का उपयोग करना जैसे निवारक उपाय नेग्लेरिया फ्लोरिया संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अमीबा मस्तिष्क के ऊतकों की सूजन और विनाश का कारण बनता है। लक्षण जो आमतौर पर संक्रमण के 1 सप्ताह के भीतर दिखाई देते हैं उनमें गंभीर सिर दर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न, भ्रम, दौरे और मतिभ्रमण शामिल हैं। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, रोगी कोमा में जा सकता है और अंततः मर सकता है। USCDC दवाओं के संयोजक के उपचार की सिफारिश करता है, जिसमें अक्सर एम्फोटेरिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लुकोनाजोल, रिफिकैम्फिन, मिल्टेफोर्सिन और डाइमेथोक्सिन शामिल होते हैं। मिल्टेफोर्सिन इन दवाओं में सबसे नई दवा है, जिसे प्रयोगशाला में नेग्री फाउलेरिया को मारने के लिए दिखाया गया है और इसका उपयोग 3 जीवित बचे लोगों का इलाज के लिए किया गया है। तो नेक्स्ट ये न्यूज़ था। ये न्यूज़ इसलिए बताया गया है क्योंकि पानी यमुना का गंदा हो रहा है और इससे रिलेट कर सकते हैं, हालांकि ये न्यूज़ उससे है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। और आज का सबसे लास्ट न्यूज़ है स्टैंडिंग अप फॉर नेशनल एंथम व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड। तो इसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने श्रीनगर में 11 आदमियों को जेल में भेज दिया, जहां पे वो लोग नेशनल एंथम में खड़े नहीं हुए। ये 25 जून की बात है, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी थे। उसके बाद ट्विटर पे श्रीनगर की पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि 12 आदमियों को जनरली बाउंड डाउन फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 107/151 CRPC की धारा में गुड बाउंड के लिए इनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद पुलिस ने क्लियरली बताया कि ये न्यूज़ गलत है कि 14 पुलिसकर्मियों को अरेस्ट किया गया या सस्पेंड किया गया है। और 3 जुलाई को इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, जहाँ पे उस पुलिस स्टेशन के SHO भी थे। इस न्यूज़ में और भी है कि ये ऑर्डर दिया गया है कि उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर उनको छोड़ दिया गया तो वो पीस को ब्रीच कर सकते हैं। सार्वजनिक जो पीस होता है, शांति होती है, उसको वो ब्रीच कर सकते हैं। दूसरा, अगर सेक्शन देखा जाए इस लॉ का, तो 107 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये कहता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी आदमी से पूछ सकता है कि तुमने सार्वजनिक शांति, कमिट ए ब्रीच ऑफ द पीस, पब्लिक ट्रांस इक्वालिटी क्यों भंग किया है, क्यों कोई भी आदमी जो उल्लंघन करता है उससे किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उससे पूछ सकता है। उसके बाद है कि उससे 1 साल का बॉन्ड भी भरवा सकता है और कॉज नोटिस भी पूछ सकता है कि तुमने क्यों किया। उसके बाद सेक्शन 151 CRPC अलाउ ए पुलिस ऑफिसर, CRPC 151 अलाउ करता है कि कोई भी आदमी हु नोज अ डिजाइन टू कमिट क्रिमिनल ऑफेंस
कोई भी संज्ञान अपराध के बारे में जानता हो या करता हो, तो उसको मजिस्ट्रेट का परमिशन या वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना वारंट के भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अगर देखा जाए कि बट इन लीगल टर्म्स टू बी बाउंड डाउन का मतलब क्या होता है लीगल टर्म में कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके दिए गए तारीख पे या जो कोर्ट होता है, उसके दिए गए तारीख पे उस आदमी को आना, अपीयर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 केस है और पहला केस जो है वो बिजो इमैनुअल केस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1986 जजमेंट दिया था बिजो इमैनुअल केस। इसमें बिजो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है। दूसरा केस जो हम डिस्कस करेंगे वो श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहला केस हम लोग देखते हैं। इसमें नेशनल एंथम के अनादर से संबंधित कानून सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में बिजो उमोनियल और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में अपना फैसला तय किया था। अदालत ने मिल याको के साक्षी के 3 बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जो अपने स्कूल में राष्ट्रगान के शामिल नहीं हुए थे। अदालत ने माना कि उन्हें राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। बीजो उमोनियल, बीनू और बिंदु नाम के बच्चे भाई बहन जो क्लास 10th 9th और 5 के स्टूडेंट थे, जो कि एक स्कूल में पढ़ते थे जो कि हिंदू संगठन स्कूल था। एक हाई स्कूल था, उससे निष्कासित कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था। उसके बाद उनके माता पिता ने केरल उच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया, जबकि वो वहाँ पे असफल रूप से अनुरोध किया कि यहोवा के साक्षियों को केवल यहोवा भगवान के लिए हिब्रू नाम का एक रूप है जिसे पूजा करने की अनुमति है, और चूंकि राष्ट्रगान की प्रार्थना थी इसलिए बच्चे सम्मान में खड़े हो सकते थे लेकिन गा नहीं सकते थे। इसीलिए उनके माता पिता ने ये कहा कि बच्चे खड़े हो सकते थे पर गा नहीं सकते थे। उसके बाद 11 अगस्त 1986 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25, जो कि फ्रीडम ऑफ कंसियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन को होता है, यहाँ तक कि एक तो अल्पसंख्यक को भी देश के संविधान के तहत अपनी पहचान मिलनी चाहिए। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो सम्मानपूर्वक खड़ा होना, जैसे कि बच्चों ने किया था, लेकिन स्वयं नहीं गाना या तो राष्ट्रगान के गायन को रोकता नहीं है या ऐसे गायन में लगी सभा को व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है जिससे अपराध बताना। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। उसके बाद इसमें 3 धारा जानबूझकर राष्ट्रगान से रोकने या ऐसे गायन में शामिल किसी भी सभा में अशांत पैदा करने के लिए 3 साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। अदालत ने माना कि बच्चों को उन्हें ईमानदारी से रखी गई धार्मिक आस्था के परिणाम स्वरूप निष्कासन उनके विवेक की स्वतंत्रता और अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उसके बाद फिर डिबेट रिवाइज हुआ और 2018 इन श्याम नारायण चौकसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में केस में क्या हुआ कि इसमें दोबारा गौर किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने 30 नवंबर 2016 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि भारत के सभी सिनेमा हॉल में पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा, फिर फिल्म शुरू होगी। सभी लोग को राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि जब राष्ट्रगान बजाया जाए तो प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे, और जब राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो यह स्क्रीन पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ होगा। हालांकि 9 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को फिर से मॉडिफाई किया और कहा कि 30 नवंबर 2016 को पारित आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि सिनेमा हॉल में फीचर फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है बल्कि वैकल्पिक है या निर्देशिक है। जो 2016 का डिसीजन जो मॉडिफाई किया गया है उसमें कोर्ट के साथ साथ 12 मेंबर इंटरनल मिनिस्ट्रियल के कमेटी में थे, उन्होंने गाइड किया था। बस यही 2 केस जो सबसे इंपॉर्टेंट थी और इस न्यूज़ में, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।